हेलो एवरीवन। मैं हूं मधुसूदन और आज फिर से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा पिछला लेक्चर था, डिमांड से। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिमांड। और सारा डिमांड, उसके बाद डिमांड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और सारे कर्व भी देखेंगे हम कि कौन सा कर्व क्या होता है, इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली, जो भी सारे कर्व हैं वो सब हम आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिमांड से कि एक्चुअली में डिमांड होती क्या है। तो डिमांड हम देख सकते हैं कि डिमांड कि कभी भी हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई डिमांड क्या है। ये तो बोल नहीं सकते जैसे हम एक्चुअल, जैसे मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है तो ऐसे तो हम डिफाइन कर नहीं सकते डिमांड को। उसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन है जिसको हमको मान के चलना पड़ता है। तो डिमांड कब फुलफिल होती है, कब हम किसकी, कब कैसे हमको पता चले कि इसको हम डिमांड कहें, अब इस चीज़ की डिमांड है। तो जैसे कोई एक, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, कि कोई एक इंसान है, उसकी तीन चीज़ें उसमें, जब भी डिमांड जनरेट होती है किसी भी चीज़ की तो उसमें तीन चीज़ें लागू होती हैं, जैसे विश, एबिलिटी और विलिंगनेस। आप देख पा रहे हैं मैंने तीनों को लिखा हुआ है, विश, एबिलिटी और विलिंगनेस। विश क्या होती है, हम देखकर किसी चीज़ को यार इच्छा होती है कि यार ये हम खरीदें, ये हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन हम वो जाहिर नहीं करते हैं। फिर एबिलिटी क्या होती है, हमारी एबिलिटी होती है जैसे कोई 1 लाख रुपए की गाड़ी है और वो हमको खरीदना है, तो हमारे पास, हम 1 लाख रुपए कमा रहे हों, उतनी हमारे पास तनख्वाह हो, उतनी हमारा आय हो, उतना हमारी सैलरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद होती है विलिंगनेस। विलिंगनेस क्या होती है, हमारी चाहत कि यार हमारी, हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत अमीर होते हैं पर वो गाड़ियों का उनको शौक नहीं होता है। और कुछ लोग उतने अमीर नहीं होते हैं, उनकी कोई भी छोटी मोटी जॉब लग जाए लेकिन उनको ये रहता है कि यार सबसे पहले मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो वही है। तो डिज़ायर किसको कहते हैं, एक सबसे पहले होती है डिज़ायर, वांट और डिमांड। इन तीनों में आपको सबसे पहले डिफरेंस समझना होगा। तो डिज़ायर क्या होती है, डिज़ायर वो होती है हमारी इच्छा होती है, डिज़ायर। विश होती है, केवल हम एक विश रखते हैं कि यार ये गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। ना तो हमारे पास उतनी एबिलिटी होती है और ना हमारे पास विलिंगनेस होती है, तो हमने देखो क्रॉस का निशान लगा दिया है दोनों पे। तो डिज़ायर क्या होती है, केवल हमारी विश होती है, लेकिन हम, हमारे पास एबिलिटी नहीं है, हमारे पास क्षमता ही नहीं है, हमारे पास 1 लाख रुपए ही नहीं है कि हम गाड़ी खरीद सकें। हमारी विलिंगनेस भी नहीं है, हम उतना स्वेच्छा नहीं है हमारी कि हम वो चीज़ खरीदें। फिर वांट क्या होती है, वांट होती है विश भी है हमारी और एबिलिटी भी है, हमारी आंतरिक इच्छा भी है और एबिलिटी है, लेकिन हमारी विलिंगनेस नहीं है, उसमें कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि यार ये हमको चाहिए है। कि जैसे कोई भी गाड़ी वाला, गाड़ी, जैसे चार दोस्त खड़े हैं अपन और कोई एक महंगी गाड़ी निकलती है, उनमें से कोई एक अट्रैक्ट हो जाता है कि यार क्या गाड़ी है, लेकिन तीन लोग हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, ये तो कोई नॉर्मल सी चीज़ है, छोटी मोटी गाड़ी भी ले लो तब भी काम चल जाएगा। काम तो वही देते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना। तो वो विलिंगनेस होती है। कुछ लोग जो जो बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये चीज़ चाहिए, तो वो विलिंगनेस होती है। जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो विलिंगनेस नहीं है, वो विल, उसकी विल नहीं है। फिर होती है डिमांड। डिमांड क्या होती है, जब आपकी विश भी हो, एबिलिटी भी हो और विलिंगनेस भी हो, मतलब आपकी आंतरिक इच्छा भी हो, आप एबिलिटी भी हो कि आप 1 लाख की गाड़ी खरीद पाएँ, और आपकी विलिंगनेस भी हो कि आप, हाँ यार ये हमको चाहिए, आप अट्रैक्ट भी हो उस चीज़ को देख के। तो तीनों को जब सेटिस्फाई करे, विल विल एबिलिटी और विश, उसको हम डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की गाड़ी है, उसको हमारी विश भी है कि यार हम खरीदें, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है, तो वो मिला के क्या हो जाता है, डिमांड हो जाता है, उसको हम डिमांड बोलते हैं। फिर एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिमांड में बी डिफाइन एज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर एबिल एंड विलिंग, ये देखिए आप लिखा है एबिल एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन रेंज ऑफ प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक प्राइस पे और एक टाइम पे कोई भी इंसान है, उसकी एबिलिटी होती है, विलिंगनेस होती है, तब हम उसको डिमांड कहते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन को। ठीक है, आपको ये बिल्कुल जैसे डेफिनेशन आए, कभी भी एग्जाम में पूछे मल्टी एमसीक्यू में, तो आपको एबिलिटी, विलिंगनेस, ये दो चीज़ें देखें तो आप उसको आंख बंद करके लगा दीजिए। फिर होता है हियर आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिमांड आर फुलफिल्ड, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस एंड गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम पीरियड विच मेक इट डिमांड। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, सबसे पहले तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी होनी चाहिए, तब वो डिमांड किसी भी चीज़ की होगी। फिर एबिलिटी होनी चाहिए इंसान की। फिर उसके बाद विलिंगनेस होनी चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम, ये चीज़ें सब, चारों चीज़ें जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके डिमांड किसी भी चीज़ की क्रिएट होती है।
ठीक है। फिर इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो फैक्ट कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे डिमांड ऑफ अ कमोडिटी अफेक्ट होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वांटिटी डिमांड की। क्वांटिटी डिमांड क्या मतलब, जैसे एक बिस्किट खरीद रहे हैं और 5 बिस्किट खरीद रहे हैं, वो क्वांटिटी हो गई ना कि 1 और 5 के बीच में, तो क्वांटिटी की बात होगी, पूरे पूरे चैप्टर में क्वांटिटी डिमांड की बात होगी। तो सबसे पहले है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इटसेल्फ। क्या भाई प्राइस क्या है? प्राइस सब सीधी बात है, आप याद गांठ बांध दीजिए एक चीज़ की, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांड। प्राइस किसी भी चीज़ की बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। अब आप अभी रिसेंटली देख लीजिए, यदि पार्ले जी बिस्किट की प्राइस 5 रुपये से 10 रुपये हो जाए ना, तो फिर आदमी पार्ले जी नहीं खरीदेगा, फिर 10 रुपये बारह कोई और अच्छा बिस्किट खरीदेगा वो। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, या फिर वो छोटे पैकेज की तरफ चला जाएगा कि कोई और छोटा जो 5 रुपये में बिस्कुट अवेलेबल होगा उसको वो खरीदेगा। तो प्राइस मेन फैक्टर होता है। बिल्कुल याद रखिए कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यदि सपोज दैट पेट्रोल की कीमत अभी 200 रुपये लीटर हो जाए तो आधे लोग सड़क पे आ जाएंगे और गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। तो प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड, यदि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली दूसरे गुड की प्राइस, दूसरे गुड की जो खपत है, जो डिमांड है, वो कम हो जाएगी। फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम कैसे अफेक्ट होती है? यदि इनकम बढ़ जाए, मेरी आज सैलरी 50,000 है, मेरी कल को सैलरी 1 लाख रुपए हो जाएगी, तो क्या मैं अच्छी बाइक नहीं दूसरी ले लूँगा? मैं उसको क्यों रखूँगा? तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम जैसे ही कम हुई तो डिमांड कम हो जाएगी। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब कुछ लोग होते हैं ये शौक का काम होता है। किसी कुछ लोगों का शौक होता है ना कि यार मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे ये वाला। आज कुछ लोग जैसे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको इच्छा होती है हफ्ते में 4 बार के वो चिकन खाएं। तो वो सीधी बात है, यदि उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो उनके पास भले पैसे कम हो लेकिन वो उस चीज़ को प्रेफर करेंगे और उसको खाना पसंद करेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। यदि टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ज़्यादा शौकीन है आप खाने के, तो आप उसको लेंगे, और नहीं है तो कम करेंगे, सीधी बात है डिमांड। फिर हैबिट, सीजन एंड रीजन। हैबिट, हैबिट होती है, कुछ लोग की आदत होती है सिगरेट पीना, कितना भी भाई उनकी आदत है, बिल्कुल वो रह ही नहीं सकते हैं, आदत हो गई। तो यदि कितना भी डिमांड वो बढ़ जाए प्राइस, वो सिगरेट पियेंगे। फिर सीजन, सीजन क्या होता है भाई? जैसे ठंड का मौसम आ जाए, अब आपको स्वेटर की जरूरत है तो आप स्वेटर लोगे कितना भी उसका प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि बिना स्वेटर के कैसे बाहर निकलोगे आप बताओ। फिर होता है रीजन। रीजन क्या? जैसे कि अभी ऑक्सीजन सिलेंडर का, अभी कोविड के टाइम पे देखा था आपने कितना रेट बढ़ गया था ऑक्सीजन सिलेंडर का, 35-35 हज़ार में सिलेंडर बिके हैं। आप देखिए, लेकिन हमको रीज़न था कि यार हमको जान बचानी है लोगों की, तो हमको खरीदना पड़ा। फिर ये साइड में मैंने ब्रैकेट बना के लिखा है, देखिए कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। ये हमेशा रूल बिल्कुल याद रखना है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। फिर है लॉ ऑफ डिमांड का एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो कीप अदर फैक्टर आर कांस्टेंट सिटरस पेरिबस, इसका आपको मीनिंग याद रखना है। सिटरस पेरिबस का मतलब होता है और चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, डिमांड के ऑल फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, बस प्राइस की ही बात होगी लॉ ऑफ डिमांड में। जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो सिटरस पेरिबस का मतलब है ऑल फैक्टर आर कांस्टेंट, और फैक्टर को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, केवल प्राइस को मद्देनजर रखा जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। क्वांटिटी डिमांड कमोडिटी इनवर्सली रिलेटेड होगी इसके प्राइस के, ठीक है। अब यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है भाई, जैसे सपोज दैट 5 रुपए का गिलास मिल रहा था, फिर 4 रुपए का एक गिलास दूध मिल रहा है, फिर 3 रुपए का एक गिलास दूध मिल रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी? 10, 12 और 14। यदि 5 रुपए का एक गिलास मिल रहा है तो 10 रुपए क्वांटिटी डिमांड हो गई, 4 रुपए का एक गिलास मिल रहा है तो 12 रुपए क्वांटिटी डिमांड होगी, और 3 रुपए का एक गिलास मिल रहा है तो 14 रुपए क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी। देखिए आप जैसे जैसे प्राइस घटता जा रहा है क्वांटिटी और डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे ही शेड्यूल में आप इधर ग्राफ में देख लीजिए, 4 रुपए था, आप देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या, ये सॉरी, ये जैसे ही 5 रुपए था तो पॉइंट ए क्वांटिटी डिमांड 10 थी, फिर 4 रुपए हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 12, फिर 5 रुपए हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 14, जैसे सॉरी जैसे 3 रुपए हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 14। जैसे जैसे पॉइंट प्राइस कम होती जा रही है क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व, यही है डिमांड कर्व। और ये याद रखिए जो पूछा जाता है एग्जाम में कि डिमांड कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्डली स्लोपिंग होता है।
आपको अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे एग्जाम में वो देख लीजिए। सबसे पहले तो डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, यही एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, प्राइस, प्राइस से रिलेटेड आ सकता है, प्राइस घटेगी तो डिमांड घटेगी, ये सब क्या होगा वो मैंने पूरा बता दिया। फिर फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से फैक्टर से क्या क्या चेंज होगा, इफेक्ट। फिर इसके बाद आ सकता है ये एक विश एबिलिटी और डिज़ायर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इलास्टिसिटी क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप इलास्टिसिटी का मीनिंग समझ जाइए। आधे लोग तो इलास्टिसिटी का नाम सुन के ही सोचते हैं यार ये टॉपिक बहुत कठिन है। इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज। वो रबड़ मबड़ वाला कॉन्सेप्ट जो लोग बताते हैं यूट्यूब पे या कोई वीडियो, वो बिल्कुल आप भूल जाइए। नहीं तो रबड़ से आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं ना, इतनी इलास्टिसिटी है, ये है वो फलाना, ये कभी आप जीवन में याद नहीं रख पाएंगे, मैं भी नहीं रख पाया हूँ। इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज। यदि इलास्टिसिटी जहाँ भी वर्ड आ जाए आप सीधा मतलब रखिए चेंज। इलास्टिसिटी मतलब चेंज, और इनइलास्टिसिटी मतलब नो चेंज। कोई फालतू का कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ, इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज और इन इलास्टिसिटी का मतलब है नो चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अब व्हाई वी नीड टू स्टडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम क्यों पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है हाउ मच चेंज। मतलब जैसे अभी तक हमने पढ़ लिया ना कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही है कि यदि इलास्टिसिटी है मतलब चेंज होगा। इलास्टिसिटी के मतलब देखो चेंज है, मैंने लिखा है चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी, इतना सिंपल है। तो कितना चेंज आ रहा है, यदि हम किसी चीज़ की 5 रुपये से 10 रुपये प्राइस कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी कम हो रही है, वो चेंज देखना है। मतलब जैसे लोग, सपोज दैट एक कोई ग्राहक है, वो 5 बिस्किट पार्ले जी की खरीदता था। अब क्वांटिटी वो जो प्राइस है वो जस्ट 10 रुपये हो गई, डबल हो गई। तो वो अब बिस्किट तो खरीदेगा, ऐसा तो है नहीं कि बिस्किट ना खरीदे। यदि उसके घर में बच्चे हैं तो वो कितने कम बिस्किट खरीद रहा है, 5 खरीदता था पैकेट तो अब वो 4 खरीद रहा है, 3 खरीद रहा है, 2 खरीद रहा है, कि 1 खरीद रहा है। कितना चेंज आ रहा है, हाउ मच चेंज, उसको हम इसीलिए उसको पता लगाने के लिए हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अब ये देखिए आप इधर मैंने लिखा है कि हाउ मच डज दिस क्वांटिटी रिस्पॉन्ड। प्राइस, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। यदि जितनी प्राइस चेंज हो रही है तो उतनी ही क्वांटिटी चेंज होगी, यदि प्राइस कम चेंज हो रही है तो ज़्यादा क्वांटिटी, या प्राइस चेंज हो रही है तो क्वांटिटी कम। ये जो भी चेंज है ये इतना ध्यान रखना नहीं है, आगे इसको पूरे डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सीधा सा कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब लिखा है कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा, वही यहाँ पे लिखा है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखिए, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हो रहा है, और कितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस चेंज हो रहा है, ये आपको फॉर्मूला एक याद रखना है। फिर इसके बाद आ जाइए परसेंटेज। ये 5 जो है आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, और इसका मैं अभी आपको ऐसा वीडियो में बता दूंगा, ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप जिंदगी में मरते मर जाएंगे लेकिन ये आप भूलेंगे नहीं कॉन्सेप्ट। तो चेंज इन प्राइस और इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, जितनी प्राइस चेंज हो रही है उतनी ही क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1। आप खुद सोचिए, जितनी प्राइस 1 रुपये प्राइस चेंज हो रही है तो हम एक एक पैकेट घटा रहे हैं पार्ले जी के, 2 रुपये चेंज हो रही है 2 रुपये घटा रहे हैं, 2 पैकेट कम ले आ रहे हैं पार्ले जी के, 3 रुपये चेंज हो रही है तो हम 3 पैकेट पार्ले जी के घटा रहे हैं। या फिर इक्वल चेंज हो रही है, 5 5 रुपये चेंज हो रही है फिर 5 रुपये चेंज हो रही है तो हम एक एक पैकेट घटा रहे हैं। मतलब जितनी प्राइस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है उतनी क्वान्टिटी डिमांड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, बराबर चेंज हो रही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हो जाएगी 1। उसी को क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, उसको क्या बोल देंगे, यूनिट इलास्टिक डिमांड। फिर है प्राइस ऑफ कमोडिटी कम चेंज हो रही है, क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रही है। भाई प्राइस 1 ही रुपये बढ़ा, क्वांटिटी बहुत बढ़ गई। चाय की टपरी पे हम चाय पीने जाते थे, 2 टपरी थी, एक टपरी वाले ने 1 रुपये बढ़ा दिया, 6 रुपये कर दिया चाय का कप, हम दूसरी टपरी पे पहुंच गए, तुरंत क्वांटिटी दूसरी जगह पे पहुंच गए। या फिर उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, सॉरी गाइस 1 सेकंड का पॉज लूंगा मैं। हाँ तो नेक्स्ट है चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी। तो
प्राइस चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांड में बहुत चेंज आ जाए, थोड़ी सी भी प्राइस किसी चीज़ की चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत सारा चेंज आ जाए, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक से ज़्यादा होगी, और इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। मतलब चेंज, सीधी बात है, चेंज हो रहा है डिमांड में, ठीक है। और इसको भी बोलते हैं मोर देन यूनिट, एक यूनिट से ज़्यादा चेंज हो रही है, ठीक ही बात। फिर इसके बाद है थर्ड है कि प्राइस जब चेंज हो रहा है तो प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड कम चेंज हो रही है, तो यूनिट, तो सीधी बात है हम डिमांड स्टडी कर रहे हैं अभी, अपन स्टार्टिंग में टॉपिक डिमांड था ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कम होगी, तो एक से कम हो जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज हुआ, तो लेस इन इलास्टिक हो गई, ठीक है। तो तीन पढ़ लिए, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक। फिर है चौथा कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में चेंज होने से कोई भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं हो रहा भाई। ये आपको सोचिए, ये क्या पॉसिबल है कि ऐसा कभी हो जाए कि प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए और डिमांड उतनी ही बनी रहे? ये बिल्कुल एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल एक अजम्पशन है जो कि बुक में लिखा हुआ है। बुक में भी ये सेम डिक्टो लाइन लिखी हुई है कि ये थ्योरेटिकल है, इसको हम फिजिकल जो है अपना फिजिकल ऑब्जर्वेशन में नहीं मान सकते हैं। ऐसा ही एक और है, तो इसको बोल देते हैं परफेक्टली इनलास्टिक। भाई के परफेक्टली इनलास्टिक क्यों बोल दिया? कि प्राइस में कितना भी चेंज कर लो क्वांटिटी डिमांड में चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसको परफेक्टली इनलास्टिक का हमने पहले बता दिया कि नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा। नो चेंज इन प्राइस, कोई प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी क्वांटिटी डिमांड इन्फिनिटी चेंज हो गई। ऐसा क्या हो सकता है? आप कभी सोचिए कि भाई कोई चेंज प्राइस में हो नहीं रहा है, डिमांड बिल्कुल बढ़ते जा रही है, घटते जा रही है, या फिर ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता यार, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर लिखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगी। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि यहाँ पे ये सीधी बात है डिमांड का है कि डिमांड बहुत चेंज हो रही है। इसमें क्या था कि डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसको इनलास्टिक बोल दिया था परफेक्टली, और यहाँ पे डिमांड चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने बोल दिया परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब चेंज, इनलास्टिक मतलब नो चेंज। अब आपको ये थोड़ी चीज़ें एक बार ये याद रख लेना है। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, नहीं पहले हम एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज़ आप देख लीजिए। हेलो, हाँ। फिर इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? अब इलास्टिसिटी मतलब कितना चेंज हो रहा है, अपन को ये पता करना है। तो सबसे पहला फैक्टर है एबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मतलब जैसे किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। भाई यदि चाय, सीधी बात है, यदि आप इसको ऐसे ऐसे याद रखिए कि यदि अपने पास दो ऑप्शन है, कुछ लोग, एक आदमी है जो चाय भी पी सकता है कॉफ़ी भी पी सकता है, उसके पास दो ऑप्शन है। अब सपोज करिए कि भाई यदि चाय के दाम बढ़ गए, चाय 10 रुपए की हो गई, कॉफ़ी 5 रुपए की कप है, तो वो कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देगा ना। वो क्यों अपना चाय पिएगा? पैसे बचाएगा। तो सीधी बात है एबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, ये देखिए मैंने लिखा है इधर एबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, फिर लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इसमें दो आएंगे, या तो इलास्टिक या इन इलास्टिक, फिर है एग्जाम्पल। तो आप ये देखिए एबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, यदि उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, यस, तो क्या हो जाएगा भाई? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब चेंज, मतलब चेंज आ जाएगा, सीधी बात है। यदि उसके पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, चाय की जगह वो कॉफ़ी पी सकता है कम रुपए में, तो वो क्यों नहीं पिएगा? फिर इसके बाद है एबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट नो, यहाँ पे लिखा है देखो नो मीन्स इन इलास्टिक, मतलब यदि फॉर एग्जांपल नमक है, नमक का कोई अल्टरनेट सब्सटीट्यूट है नहीं है भाई, तो ये इन इलास्टिक हो जाएगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। एक सेकंड गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो नेक्स्ट है फिर इसकी, ऐसे हमने देख लिया कि एबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, यदि सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो वो इलास्टिक होगा, और सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वो इलास्टिक हो जाएगा। फिर है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। अब सीधी बात है, आप इसे समझिए कि शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, आपके पूरे खर्चे में यदि कोई चीज़ डेली यूज की है, जैसे दूध है फॉर एग्जाम्पल, आप दूध डेली, दूध का एग्जाम्पल ना लेके हम यहाँ पे कपड़ों का एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि क्लोथ्स हैं, यदि सीधी बात है वो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे कोई चीज़ महंगी हो गई, तो आप क्या करोगे? कपड़े महंगे हो गए तो आप सोचोगे यार फेस्टिव का टाइम है, अभी कपड़े ना खरीद के हम थोड़े दिनों बाद खरीद लेंगे जब सस्ते हो जाएंगे, मतलब इलास्टिसिटी है, मतलब हम चेंज कर सकते हैं उसमें। फिर लेकिन क्या है, एक जैसे इन इलास्टिक एग्जाम्पल लगे अपन माचिस का डिब्बा है, माचिस का डिब्बा तो अपन को
5 रुपए का आता है मार्केट में। तो अपन ये है ना कि यार भाई उसका एक्सपेंडिचर में खर्चा उतना ज़्यादा है नहीं, 5 रुपए की तो बात है। तो अपन क्या करेंगे, इनलास्टिक हो जाएगा इसका मतलब, अपन खरीद लेंगे कि यार चलो खरीद लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, 5 रुपए में क्या ही जाता है। तो शेयर इन एक्सपेंडिचर, यदि उसका अपने शेयर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर में खर्चे में उसका शेयर ज़्यादा है तो उसकी इलास्टिक हो जाएगी डिमांड, और यदि एक्सपेंडिचर में उसका शेयर कम है तो इनलास्टिक हो जाएगी। फिर है नेचर ऑफ कमोडिटी, लग्जरी और नेसेसरी। यदि कोई, सीधी बात है, लग्जरी है भाई तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, इलास्टिक हो जाएगी। यदि कोई लग्जरी है और उसका प्राइस जैसे ही बढ़ गया तो अपन सोचेंगे यार बाद में थोड़े दिन बाद कम बाद खरीद लेंगे जब कम हो जाएंगे इसके प्राइस। और यदि कोई नेसेसरी है, जैसे फूड है भाई, या तो फूड का क्या है भाई, वो तो खाना ही है ना, तो उसकी इनलास्टिसिटी हो जाएगी, वो तो नेसेसरी है, नेसेसरी में इनलास्टिक हो जाएगा फूड। और इलास्टिसिटिक क्या हो जाएगा, जो अपनी लग्जरी में आएगा, जैसे कार है, कार तो अपन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब सस्ती हो जाएगी थोड़ी सी तो खरीद लेंगे। तो ये लग्जरी और नेसेसरी में डिफरेंस होता है। फिर होता है नो यूज़, नंबर ऑफ यूज़। तो जैसे बहुत सारे यूज़ हैं, मिल्क है फॉर एग्जांपल, यदि मिल्क की प्राइस बढ़ गई तो अपन वो बहुत सारे, जैसे खोया बनता है, दही बनता है, मक्खन बनता है, छाछ, तो अपन मिल्क के बहुत सारे यूज हैं तो वो इलास्टिसिटी हो जाएगी, हम उसके प्रोडक्ट बनाने कम कर देंगे थोड़ा सा। लेकिन जो फ्यू बहुत कम यूज़ हैं, जैसे पेंसिल, अब वो पढ़ने के ही काम में आ रही है ना, और पेंसिल सस्ती हुई तो अपन सोचेंगे यार पेंसिल तो लेना ही है, इसका क्या है, इसको पढ़ने का यूज़ है तो अपन पेंसिल खरीद लेते हैं। नंबर यूज़ ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी हो जाएगी, नंबर यूज़ कम है तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगा। फिर टाइम पीरियड, यदि कोई चीज़ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चले, जैसे हाउस अपन बहुत लंबे समय के लिए बनाते हैं तो वो इलास्टिसिटी हो जाएगी। अब ये जैसे अपन घर बनाने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अपन देख लें कि लोहे के प्राइस बढ़ गए हैं तो अपन सोचेंगे यार 2 साल बाद काम लगाएंगे या 2 महीने बाद काम लगाएंगे जब अपना लोहे का दाम सस्ता हो जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसमें अपन इलास्टिसिटी कर सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अब दवाइयाँ हैं, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है अपने घर में, दवाई की कीमत बढ़ जाए तब भी अपन उसको इलास्टिसिटी में ही रखेंगे, वो तो खरीदेंगे ही यार, क्योंकि वो नहीं तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, फिर पेशेंट खतरे में आ जाएगा, तो वो अपन इलास्टिसिटी में रख देंगे, इन इलास्टिसिटी। फिर हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, अब किसी को सिगरेट पीने की लत है भाई तो वो इलास्टिसिटी में कैसे आएगा, वो तो इलास्टिसिटी में चला जाएगा जिसको लत है, सीधी बात है, हैबिट है, तो वो इनलास्टिक हो जाएगा, इनलास्टिक हो जाएगा, कितना भी दाम बढ़ जाए उसका। लेकिन यदि उसको लत नहीं है, उसको आदत नहीं है उस चीज़ की, तो वो इलास्टिक में आ जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, फिर वो इलास्टिक में आ जाएगा, मतलब उसके दाम वो फिर सिगरेट कंज्यूम करना कम कर देगा या बंद कर देगा, उसको हैबिट नहीं है उसकी। तो फिर इसके बाद है, अब ये बुक में से हम देख लेते हैं जो जो हमने अभी तक पढ़ा, वो बुक में आप एक बार देख लें कि डिमांड क्या होती है। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी है, डिमांड नॉर्मली मीन्स द डिज़ायर और विलिंगनेस ऑफ अ गुड। फिर लिखा है दस डिज़ायर एंड एबिलिटी टू बाय आर द की कंपोनेंट ऑफ डिमांड। इसमें वही हम चीज़ें, फिर जो जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपको बताते जाएंगे जो बुक से रेफर कर रहे हैं हम। जैसे अकॉर्डिंग टू बोर्डन, बोर्डन ने क्या दिया था भाई, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, डिमांड मीन्स द प्रोपेंसिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड एट डिफरेंट यूनिट प्राइस। जो भी डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड खरीदता है अलग अलग प्राइस पे, इनने उसको बोला था कि वो डिमांड कहलाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है, ये पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में कि डिमांड का कॉन्सेप्ट एक और कौन से साइंटिस्ट थे या क्या कॉन्सेप्ट था, वो सब पूछ सकता है। इंडिविजुअल डिमांड, अब दो टाइप की डिमांड होती हैं, एक तो भाई इंडिविजुअल डिमांड है और एक मार्केट डिमांड है। तो आप सीधा नाम से ही समझ गए होंगे, इंडिविजुअल डिमांड जो एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड है। तो इसका डिमांड कर्व देखिए, आप ये शेड्यूल दिया है कि भाई एक पर्सन की, जैसे वो 20 रुपये केजी था पहले प्राइस तो वो इतना खरीद रहा था, फिर जैसे जैसे प्राइस कम होने लगा तो देखो उसकी डिमांड बढ़ गई, वो चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगा। ठीक है, तो ये एक उसका डिमांड कर्व दिया हुआ है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, डिमांड कर्व। फिर उसके बाद है मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड मतलब पूरे चार इंडिविजुअल हैं तो चारों चारों की कंबाइंड डिमांड वो निकाल रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे चारों प्राइस जैसे जैसे घट रहा है तो चारों कैसे उस पर डिपेंड कर रहे हैं। कुछ लोग देखो बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पहले खरीद ही नहीं रहे थे फिर खरीदने लगे। जैसे ए बी सी दिया हुआ है इसमें, तो पहले ए देखिए, ए का डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है, वो बढ़ा रहा है रेगुलरली, अपना बढ़ा रहा है कॉन्स्टेंटली। फिर बी का देखिए वो कैसे बढ़ा रहा है, मतलब इन्वर्स बढ़ा रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ा रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ा दे रहा है कभी कम बढ़ा दे रहा है ऐसे। फिर ये सी वाला है जो देखिए
जो पहले ले ही नहीं रहा था, पर जैसे उसने देखा यार कमोडिटी बहुत सस्ती है, फिर उसने लेना स्टार्ट कर दिया। तो तीनों का जोड़ देना है और तीनों के डिमांड कर्व, एक डिमांड कर्व बना लेने हैं। ये सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑटोनोमस डिमांड और ड्राइव डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड क्या है, आप नाम से ही समझ सकते हैं। ऑटोनोमस डिमांड जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो डेली कंज्यूमर यूज कर रहा है, वो ऑटोनोमस डिमांड हो जाएगी। और ड्राइव डिमांड क्या हो जाएगी भाई, ड्राइव डिमांड है जो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर डिपेंड करेगी। जैसे पेट्रोल का प्राइस और गाड़ी का है कि भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो दूसरी गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। फिर यह सही है कि जैसे डेली यूज़ की चीज़ें तो आ गई आपकी ऑटोनोमस डिमांड में। ड्राइव डिमांड में क्या आ जाएंगी, यदि आप फार्मिंग करने जा रहे हो तो आपको, यदि फार्मिंग करने जा रहे हो तो आपको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इरीगेशन के लिए वाटर सबकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक चीज़ की डिमांड से दूसरी चीज़ की डिमांड क्रिएट होना। फिर है कि काइंड्स ऑफ डिमांड। तो 3 टाइप की डिमांड होगी, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड उसको कहेंगे जो प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड, ठीक है। फिर इनकम के चेंज होने से कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। फिर क्रॉस डिमांड मतलब दूसरे गुड्स की वजह से चेंज इन अदर गुड्स, अब रिलेटेड कमोडिटी रिलेटेड गुड्स पे कितना चेंज आ रहा है। ये इसके हम फॉर्मूला आगे देखेंगे अभी जस्ट इसके बाद, तो आपको और अच्छे से समझ में हो जाएगी। फिर है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपको बता ही चुके हैं कि प्राइस चेंज होने से डिमांड बढ़ जाती है और घट जाती है, चेंज इन डिमांड। फिर होता है देखिए लॉ ऑफ डिमांड में जैसे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड दिए हुए हैं कि एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड भी चेंज होगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। एक्सेप्शन में ग्रिफिन गोड्स है। ये एक कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है, तो एक साइंटिस्ट थे जो जिनको सर रॉबर्ट ग्रिफिन थे, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रिफिन पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इसमें क्या है, इट सेज दैट द राइज इन द प्राइस ऑफ अ फॉलोड बाय द एक्सटेंशन इन डिमांड दिस, उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट दिया था, वाइल द फॉल इन प्राइस इज फॉलोड बाय द रिडक्शन इन डिमांड ऑफ फॉर अ गुड इन द case of poor who spend major portion of their income in an inferior commodity like bajra are left with the lesser amount to spend on other item. Suppose in a situation where the price of a bajra rise, the price of other commodity and money income remaining the same, the rise in the price of bajra make him worse off than before. Further, he can not buy the same quantity as he was buying earlier was allotted money. He cannot afford to spend the same amount which he was earlier allotting. Let's his family will be starved. Now he has to cut down the expenditure of other item. इनने एग्जाम्पल ये दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक गरीब आदमी दिया है, इनने एक एक्सेप्शन तरीके का दिया है। ये मेरे को नहीं लगता है ऐसा होता होगा, लेकिन ठीक है इनने सर ने दिया है तो अपन इसको मान लेते हैं, और पढ़ना तो है ही अपन को कि एक गरीब आदमी है सपोज दैट, तो वो सपोज दैट ने बाजरा का एग्जांपल दिया था, लेकिन अपन गेहूं का ले लेते हैं, तो गेहूं वो खरीद रहा है तो उसकी इनकम उतनी ही है, ठीक है। लेकिन क्या है, गेहूं के प्राइस 20 रुपए से 25 रुपए हो गए, तो वो क्या करेगा कि अदर एक्सपेंडिचर जो और खर्चे थे उनको कम करके वो गेहूं की और क्वांटिटी खरीदेगा, ताकि उसकी फैमिली जो है सफ़र ना करे गेहूं के प्राइस आगे बढ़ने से फ्यूचर में। वो उसको क्वांटिटी को और ज़्यादा खरीदेगा और उसके जो और खर्चे हैं उनको कम कर देगा, ठीक है। यही इनने कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये आपको याद रखना है। ग्रिफिन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है कि ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड को सॉरी फॉलो नहीं करता। फिर है प्रेस्टिजियस गुड। तो जो when the when the position of a good brings in social distinction, consumer would go for the same even if its price is higher. For an example to be cited here is the diamond. अब जो जैसे फॉर एग्जांपल ये डायमंड का दिया हुआ है इनने कि डायमंड का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, सीधी बात है डायमंड तो अमीर ही खरीदेंगे। तो अमीरों के लिए क्या ही फ़र्क पड़ता है, कितना भी उसका दाम बढ़ जाए वो तो खरीदेंगे ही डायमंड। शादी के टाइम पे कितना भी दाम बढ़ जाता है लेकिन लोग खरीदते ही हैं ना डायमंड, और सोने की जो भी सिल्वर गोल्ड ये सब चीज़ ज्वेलरी खरीदते ही हैं शादी के टाइम पे, तो उनको कोई भी प्राइस से उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। तो प्राइस प्राइस ऑफ पर प्रेस्टिजियस गुड्स यहाँ पे है
कि जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। फिर हाई प्राइस कमोडिटी, जो कमोडिटी की हाई प्राइस हैं उनको भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर होता है फियर ऑफ शॉर्टेज। कुछ लोग को होता है कि यार, जैसे ये मेन एग्जांपल है अभी लॉकडाउन के टाइम पर, जैसे ही लोगों को लगा यार बहुत शॉर्टेज हो जाएगा, सप्लाई नहीं होगी, तो लोग अपना घर भरने लगे एकदम, इतना आर्ट एकदम एक्सेस अमाउंट ऑफ कोई भी चीज़ खरीदने लगे। मतलब उनको प्राइस वाइस से कुछ नहीं, प्राइस कितना भी बढ़ जाए, लेकिन वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो थोड़ी ना कर रहे थे, वो तो कितना भी खरीद रहे थे, उनको यही नहीं था कि दूसरे को मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमको अपना घर भरना है। फिर होते हैं दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक मूवमेंट, मूवमेंट एंड शिफ्ट। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ कि मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। मूवमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इट कैन बी आइदर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सीधी बात है, मूवमेंट आपको याद रखना है। मूवमेंट में अपन जितना भी ना मूवमेंट पढ़ेंगे तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सब मूवमेंट में आएंगे। और जब शिफ्ट की बात होगी तो उसमें जो कर्व है वो लेफ्ट और राइट पर शिफ्ट होगा, ये आपको याद रखना है। तो मूवमेंट क्या होता है भाई? मूवमेंट क्या है? इट रेफर्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इट कैन बी आइदर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड क्या है भाई? आप सीधी बात है, ये देखिए फिगर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 पॉइंट, देखिए 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, DABD। तो इनमें जैसे देखिए आप, प्राइस ऊपर वाला जो डी वाला पॉइंट है, प्राइस बहुत ज़्यादा थे, तो आप ये देखिए क्वांटिटी डिमांड कम थी, क्वांट डिमांड लोग कम परचेस करेंगे। फिर जैसे ही प्राइस कम हो जाएंगे, पॉइंट ए देखिए 20 रुपये हो गए तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। फिर जैसे ही प्राइस 10 और कम हो गए तो क्वांट डिमांड और बढ़ जाएगी। फिर जैसे ही पॉइंट और प्राइस कम हो गए तो क्वांट डिमांड और नीचे वाला डी है तो और बढ़ जाएगी। तो सीधी बात है कि एक्सटेंशन किसको कहेंगे? जब ए से बी की तरफ शिफ्ट होगा इंडिविजुअल, तो उसको क्या बोलेंगे? डिमांड एक्सटेंड हो रही है, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फिर बी से जब ऊपर उल्टी तरफ ए की तरफ मूव होगा ना, प्राइस बढ़ेंगे, किसी भी चीज़ की डिमांड कम होगी, तो कर्व जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया। तो यही यहाँ पे मेन डिफरेंस है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। अब यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स बाइंग द मोर कमोडिटी ऑफ अ गुड कमोडिटी एट लोअर प्राइस, वाइल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इंडिकेट बाइंग लेस एट अ हाई प्राइस। मतलब हाई प्राइस पे कम कम उसका लोग खरीद रहे हैं। यही यहाँ पे सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आप बॉडी वीडियो को पॉज करके इस स्टेटमेंट को यहाँ से इतना पढ़ सकते हैं, जो मैंने बता दिया आपको वही है इस पर। ये इसी को बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट क्यों बोल रहे हैं? मूवमेंट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डिमांड, एक ही डिमांड कर्व है जिस पे पॉइंट, अलग अलग पॉइंट को अपन शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको मूवमेंट बोला है। फिर होता है शिफ्ट इन डिमांड। अब मूवमेंट इन डिमांड क्यों हो रहा था, आप ये देख सकते हैं। मूवमेंट इन डिमांड देखिए यहाँ पे लिखा है इट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि शिफ्ट में कि ड्यू टू अदर फैक्टर, ये जो शिफ्ट होगा, मूवमेंट इन शिफ्ट, शिफ्ट इन डिमांड जो होगा, शिफ्ट क्यों होगा? अदर अदर चेंज की वजह से, मतलब अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट होगा क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व में, वो उसकी वजह से चेंज नहीं होगा, प्राइस की वजह से, सीधी बात है। तो इट रेफर्स चेंज इन डिमांड डू नॉट डिमांड नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। मतलब ये अदर जो फैक्टर हैं उनकी वजह से चेंज आएगा। ये हम आगे देख सकते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड। देखिए ये है शिफ्ट ऑफ डिमांड का कर्व। मतलब कर्व देखिए, पहले D2 कर्व था, फिर वो D1 पे शिफ्ट हुआ, फिर डी पे शिफ्ट हुआ, फिर D1 पे शिफ्ट हो गया। तो ये सीधी बात है, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, जैसे देखिए आप बीच में जो डी वाला कर्व है, वो एक डी कर्व से अपन D1 पे जा रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहा है D1, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। जब भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो उसको राइट वर्ड बोलेंगे, और जब ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा तो उसको अपन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट बोलेंगे। तो राइट वर्ड जो शिफ्ट हो रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रही है किसी भी चीज़ की, ठीक है। और जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है किसी भी चीज़ की। तो जब राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो डी से D1 की तरफ जाएगा कर्व, और जब भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो डी से D2 की तरफ जाएगा कर्व। ये आपको
याद रखना है। अब राइट वर्ड कब होगा और लेफ्ट वर्ड कब होगा, तो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड कब होगा ये भी हम देख सकते हैं भाई। तो राइट ये देखो मैंने बाजू में लिख रखा है, राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर एट अ सेम प्राइस। फेवरेबल चेंज हो गए तो भाई राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फिर और यदि अनफेवरेबल चेंज हो गए तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। डिमांड किसी भी चीज़ की कम हो जाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, इतना याद रखिए आप। डिमांड कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब हम उन फैक्टर को भी स्टडी कर लेते हैं भाई, जिन जिन फैक्टर की वजह से ये डिमांड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब सीधी बात है, प्राइस को तो आप भूल ही जाइए। ये देखिए कि यदि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात आ जाए, कोई भले ही वो 200 रुपये कमा रहा है, कोई लेबर क्लास आदमी है, लेकिन 200 रुपये कमा रहा है, वो लोअर क्लास में है, और यदि वो चिकन खाना पसंद करता है तो हफ्ते में 4 दिन चिकन बनेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और डिमांड जो कर्व है वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे देखिए राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा फिर वो, ठीक है। डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी चिकन की, ठीक है। ये टेस्ट ऑन प्रेफरेंस की बात होगी, किसी नॉट इन द केस ऑफ चिकन, वो आपके किसी भी चीज़ में ले लीजिए आप चेंज इन। यदि कोई जैसे प्रेफरेंस की बात करें तो आप यहाँ पे दिए हुए जैसे एग्जांपल, किसी को फैशन का शौक है, ठीक है, किसी को ऑर्नामेंट्स का शौक है, किसी को ऑटोमोबाइल का शौक है, तो यदि उसका प्रेफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, वो हैबिट है उसकी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चेंज इन डिमांड वाली, जैसे हैबिट है, पॉपुलैरिटी है, सीजन है, किसी को ये है कि भाई एडवर्टाइजमेंट देख के कोई इन्फ्लुएंस हो गया, तो वो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, फिर उसको प्राइस भले उसका कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, चेंज इन प्राइस इज़ नॉट इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड, फिर यहाँ पे उससे प्राइस, सीधी बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इनकम, इनकम यदि चेंज हो गई, इंसान की इनकम 50,000 से 1 लाख हो गई, तो सीधी बात है भाई वो कोई भी चीज़ अफोर्ड कर लेगा, तो उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी फिर। या यदि इनकम किसी की कम हो गई तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, यदि सीधी बात है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो हम देखते हैं गाड़ी चलाना लोग कम कर देते हैं, खर्च बचाते हैं पेट्रोल का। तो वही है कि चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, चेंज इन प्राइस ऑफ दूसरे गुड्स पर डिपेंड करता है। फिर होता है हैबिटेट, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि किसी की हैबिट है, ये मैं सारे फैक्टर आपको पहले ही बता चुका हूँ खुद के नोट्स से, ये आपको केवल इसमें से एक रीडिंग मारनी है। फिर है मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके लिए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमने छोड़ा था, तो वहीं से फिर से कवर अप करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी का आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मतलब इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज, और इन इलास्टिक का मतलब है नो चेंज। ये मैंने अपने हिसाब से आपको याद करवाने के लिए बताया है, ये आप खुद के मन में रख सकते हैं, किसी को और ना बताएं। तो इलास्टिसिटी मतलब चेंज, और नो इन इलास्टिसिटी का मतलब नो चेंज। तो यहाँ पे लिखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। और ये किस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किसके बेस पे अपन स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिमांड इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, ठीक है। प्राइस जैसे बढ़ेगी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है लॉ ऑफ डिमांड, तभी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने का फ़ायदा है। तो यहाँ पे लिखा है डिमांड वेरी इन्वर्सली विद द प्राइस, ये आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ये कुछ भी नहीं है इसमें, जो मैंने बताया वही है। और ये सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, ये भी आपको याद रखना है। फिर पढ़ेंगे अपन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। There are three type of elasticity of demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. Price elasticity of demand क्या होता है? This shows a responsiveness of quantity demand of a commodity when price of the commodity change with the other factor being constant. Price elasticity of demand क्या है? Percentage change in the quantity demand upon percentage change in the price. मतलब कितनी परसेंटेज चेंज, कितना डिमांड में चेंज आ रहा है, चेंज प्राइस के चेंज होने से, वो अपना क्या होगा, एक हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फिर है एक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज ऑफ चेंज इन इनकम। तो वही है कितना इनकम के चेंज होने से कितना आपकी डिमांड चेंज हो रही है, तो वो होता है क्या, इनकम इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। फिर होता है क्रॉस सेक्शनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस सेक्शनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, दो कमोडिटी हैं सपोज दैट एक्स एंड वाई। जैसे मैंने गाड़ी का और पेट्रोल का एग्जांपल दिया था कि यदि पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो गाड़ी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का यूज़ करना लोग कम कर देते हैं।
तो वही कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी वाई। मतलब एक एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से दूसरी कमोडिटी का डिमांड में चेंज आ जाना, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से दूसरी कमोडिटी की प्राइस डिमांड में चेंज आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आ सकता है। इसके बाद है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 5 टाइप का होता है: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इनमें से आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ये बस थ्योरेटिकल पढ़ने के कॉन्सेप्ट हैं। ये कोई भी इनका ग्राउंड रियलिटी पे कोई भी इनका यूज़ है नहीं, आपको कहीं भी ये देखने को मिलेंगे ही नहीं। जैसे कि जब ये हम अभी थोड़े आगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। आइए अपन सबसे पहले देख लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें लिखा है स्टेटमेंट में, अ स्लाइटली चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू एन इन्फिनाइट चेंज इन क्वांटिटी। मतलब इनका कहने का मतलब है कि स्लाइटली चेंज इन द प्राइस, थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करने पे कमोडिटी के, इन्फिनिटी चेंज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। ये आपको सोच के देखिए, ऐसा क्या हो सकता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में इन्फिनिट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, थोड़ा सा चेंज, सीधी बात है, लॉ ऑफ डिमांड को ये फिर फॉलो नहीं करेगा, या इकोनॉमिक्स के लॉ को कैसे फॉलो होगा। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स में है तो अपन इसको ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे आप ये ग्राफ में देख लीजिए, ग्राफ के हिसाब से कि सॉरी इसमें बहुत और कुछ भी ग्राफ बने हुए हैं जो मैं अब आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो आप ये ध्यान दीजिए, देखो ये प्राइस है वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे क्या है, क्वांटिटी। तो इनके बीच में जो ये डी टी कर्व दिख रहा है, जो आपको ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन दिख रही है, वो यही है कि प्राइस के चेंज होने पे, थोड़ा सा ही प्राइस के चेंज होने पे डिमांड इन्फिनिटी चेंज हो गई। मतलब डिमांड बहुत चेंज होती जा रही है। आप देख रहे हो कितना चेंज हो रही है डिमांड। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पे देखिए, आप थ्योरेटिकल में भी लिखा है, ये लिखा है इसमें कि इट इज मोस्टली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये लास्ट लाइन देखिए, प्राइस इलास्टिक डिमांड की जो लास्ट लाइन है, इसमें लिखा हुआ है साहब, इट इज मोस्टली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, लागू नहीं होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर है परफेक्टली इनलास्टिक। परफेक्टली इनलास्टिक मतलब है, परफेक्टली इनलास्टिक मतलब बिल्कुल भी चेंज ना होना, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज ना होना। इनलास्टिक मतलब नो चेंज इन डिमांड। तो ये लिखा है कि आप इसमें लिखा है कि कितना भी आप प्राइस में चेंज कर दें, चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीव्स द डिमांड अनअफेक्टेड। मतलब प्राइस में कितना भी चेंज कर दो, डिमांड चेंज नहीं होगी। आप एक ग्राफ में देख लीजिए, जो डी और डी जो लाइन है वो बाई एक्सिस के पैरेलल है एकदम। मतलब प्राइस में कितना भी चेंज कर दो, डिमांड वैसी की वैसी ही रहेगी। और यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मतलब कोई इलास्टिसिटी है ही नहीं। इलास्टिक परफेक्टली इनलास्टिक है, मतलब कोई नो इलास्टिसिटी। ठीक है, तो देखिए ई इक्वल टू 0 यहाँ पे मैंने लिख रखा है। मतलब इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी मोर देन 1। मतलब डिमांड की इलास्टिसिटी पढ़ना है हमको, प्राइस की इलास्टिसिटी नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए डिमांड यहाँ पे कितनी इलास्टिक है ना, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है ये ऊपर वाले में, परफेक्टली इलास्टिक में। तो इलास्टिसिटी कितने हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। 1 से ज़्यादा नहीं, इसमें इन्फिनिटी होगी इलास्टिसिटी। ये सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एकदम 1 सेकंड रुकिए, ये गलत लिखा है। यहाँ पे इन्फिनिटी होगी, यहाँ पे जो है आपका इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूँ अभी के अभी। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पे इन्फिनिटी होगी और ये यहाँ पे क्या होगी, 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली मतलब मोर इलास्टिक। मतलब इनका कहने के बाद है रिलेटिवली मतलब मोर, यहाँ पे रिलेटिवली का मतलब मोर है, इलास्टिसिटी मतलब चेंज इन डिमांड। मतलब थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ये देखिए आप ग्राफ में, प्रपोर्शन में, यहाँ देखिए आप, थोड़ा सा भी आपने चेंज किया प्राइस में तो आप डिमांड देखिए कितना चेंज हो गया। क्यू देखिए, P1 और P के बीच में जितना डिस्टेंस है आप उसको देखिए, Q और Q1 का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, P1 के, और मतलब प्राइस हमने P1 से P की और
तो क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो गई, क्यू से Q1 चेंज होगी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। इसका ये डिमांड कर्व देखिए थोड़ा सा हल्का सा अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। फिर होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब रिलेटिव मतलब यहाँ पर रिलेटिवली का मतलब क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक में नो, सॉरी रिलेटिवली का मतलब हो जाएगा लेस, और इनइलास्टिक का मतलब तो मैंने बता ही दिया कि नो चेंज। तो रिलेटिवली मतलब नो चेंज इन डिमांड। अब ये देखिए आप, नो चेंज इन डिमांड का कर्व ये है कि भाई आप प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, डिमांड में थोड़ा सा ही अंतर पड़ेगा। प्राइस आपने बहुत बढ़ा दी लेकिन डिमांड उसकी थोड़ी सी ही चेंज हो रही है, मतलब डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब लेस चेंज हो रहा है। फिर होता है एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब जितना आप डिमांड में चेंज करोगे उतना ही आपका, जितना आप प्राइस में चेंज करोगे उतना ही आपका डिमांड भी चेंज होगी, इक्वल प्रोपोर्शन से चेंज होगी। देखिए P1 से P हो गई डिमांड प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांड भी Q से Q1 होगी, मतलब सेम इक्वल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगी यूनिटरी इलास्टिक में, ठीक है। और जहाँ आप ये इसमें रिलेटिवली इनइलास्टिक में हो क्या हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी। ये देखिए रिलेटिवली इलास्टिक में एक से कम हो जाएगी और रिलेटिवली इनइलास्टिक में एक से ज़्यादा हो जाएगी। अब ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए सीधी बात है, जब ये कर्व देखिए डिमांड में इन्फिनिटी चेंज होगा, परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड में इन्फिनिटी चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इन्फिनिटी हो जाएगी इलास्टिसिटी की वैल्यू। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन इलास्टिसिटी वाले में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है प्राइस का, वो डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। रिलेटिवली इलास्टिक वाले पे क्या चेंज आ जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज कर रहा है तो ज़्यादा हो रही, तो इसीलिए इसकी वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद इसकी लेस देन 1 हो जाएगी इन इलास्टिक वाले की, रिलेटिवली इन इलास्टिक की। क्यों, इसमें थोड़ा ही सा, कितना भी थोड़ा ज़्यादा प्राइस में चेंज कर दो लेकिन क्वांटिटी डिमांड में उतना ही थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इक्वल चेंज इन प्राइस इक्वल चेंज इन क्वांटिटी। इसके बाद में आपको एक मैं फिगर दिखाना चाहता हूँ जिससे ये याद हो जाएगी। ये मैंने खुद के याद करने की ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपनी खुद भी ट्रिक बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी ट्रिक से याद करें, लेकिन आपको मैं ये ट्रिक समझा दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने 5 लाइनें ड्रॉ की हैं, तो सबसे ऊपर वाली जो आप देखिए ये वाला पहला फिगर देखिए, मैंने 5 लाइनें ड्रॉ की हैं, तो इनमें जैसे इन्फिनिटी लिखा है एक लाइन के सामने, फिर लिखा है देखिए बड़ा का इंक्रीज इंक्रीज मोर देन का निशान है, फिर इक्वल टू, फिर लेस देन, फिर जीरो का जीरो लिखा हुआ है। तो मतलब अपन को क्या है कि जो ऊपर वाला जो हॉरिजेंटल टू एक्सेस जो लाइन रहेगी क्वांटिटी की, हॉरिजेंटल पैरेलल जो लाइन रहेगी वो इन्फिनिटी रहेगी उसमें इलास्टिसिटी, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है, इन्फिनिटी, फिर ये दोनों क्या मुंह जो है आपको इस तरफ कर देना है, फिर बीच में बराबर का निशान लगा देना है इसमें, और इधर नीचे इस तरफ वाले में जीरो लिख देना है। फिर दूसरे फिगर में आपको क्या करना है, ई लिख देना है इस तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सबके ई लिख देना है, और राइट हैंड साइड में बीच में लिख देना है एक लिख देना है, और ऊपर इन्फिनिटी और इस तरफ नीचे तो जीरो है ही। तो ये आपका फिगर याद करने का एक तरीका हो गया। फिर ऊपर परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, और ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये एक याद करने का तरीका है, आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं इसको याद करने की, जरूरी नहीं है कि यही ट्रिक आप फॉलो करें। फिर इसके बाद है कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये मेन चीज़ है। अभी तक तो हम सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि इलास्टिसिटी का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है क्या है, ये कैसे मतलब अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। अब जैसे कोई एक फर्म चल रही है, उसमें जो लेबर है वो यदि क्या करते हैं कि वो हंगामा करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं कि हमारी क्या बढ़ाओ, जो है हमारी सैलरी बढ़ाओ, उनका वेजेस बढ़ाओ। तो यदि सीधी बात है, यदि इफ द डिमांड ऑफ द लेबर इज इलास्टिक, तो एनी पुट ऑन द एनी पुट, तो यहाँ लिखा है एनी प्रेशर पुट अप बाय द लेबर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक टू गेट हायर वेजेस वुड बी अनसक्सेसफुल। मतलब इनका मतलब ये है कि यदि लेबर इन इलास्टिक है उसकी डिमांड, मतलब 4 लेबर जहाँ 10 लेबर काम करने हैं उधर 12 लगे हुए हैं, तो 2 कम भी हो जाएंगे ना, तो कोई कुछ फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो इनकी क्या हो गई, इलास्टिक डिमांड हो गई इधर, ठीक है। ये आपको मैंने याद रखना है। तो इलास्टिक डिमांड हो गई, मतलब
तो उनकी ज़रूरी नहीं है तुम दो लोग भग भी जाओ तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा फर्म वालों को ज़्यादा उनकी, क्योंकि डिमांड तो इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब चेंजेबल है, चेंज पॉसिबल है, उसमें इलास्टिक है मतलब चेंज पॉसिबल है, सीधी बात है। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दो लेबर कम भी हो जाएंगे तो तब भी उनकी फर्म चलती रहेगी, तो वो क्या करेंगे, आपकी वेजेस बढ़ने के चांसेस कम है। और वहीं यदि इनलास्टिक होती डिमांड, मतलब एक भी लेबर भग गया तो उनका फर्म बंद हो जाएगा, ऐसी नौबत आ जाए इनलास्टिक का मतलब, तो वो क्या करेंगे, फिर आपकी वेजेस बढ़ जाएगी। तो ये है इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी का आपको जो फिजिकल जो आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो आपने समझ लिया। फिर इसके बाद है द इलास्टिसिटी ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी। अब देखिए क्या है कि जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी है, उसको कोई प्रोडक्ट बेचना है और उसको पता चल जाए कि यदि हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो प्राइस प्राइस में है जो हम इलास्टिसिटी कर सकते हैं। आप ये स्टेटमेंट पढ़िए सबसे पहले, देखो इधर लिखा है द प्रोड्यूसर आर वेल कन्विंस्ड दैट द एडवर्टाइजमेंट मेक्स द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट लेस इलास्टिक, hence it would not mind spending substantial amount of the money on advertisement, the price increase therefore will not reduce the sale। तो इनका मतलब ये है कि जैसे किसी भी कंपनी जो है ना, तो उसको अपने प्राइस बढ़ाने होते हैं प्रोडक्ट के, तो वो क्या करती है, उसको पता है कि यदि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे इसका, तो जो इसकी डिमांड है वो, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब इन इलास्टिक दिखा है ना, देखो इधर के प्रोडक्ट लेस इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक है वही, तो उसकी डिमांड में लेस इन इलास्टिक हो जाएगी, मतलब उसमें कोई ज़्यादा चेंज होगा नहीं डिमांड में प्राइस के बढ़ाने घटाने से। तो वही है कि द इलास्टिसिटी ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी, प्रमोशनल एक्टिविटी करो तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी, मतलब वो प्राइस बढ़ा सकता है लेकिन डिमांड में कमी नहीं आएगी। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट। अब जैसे कोई एक प्रोडक्ट, जैसे अभी इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दें, मोनोपोली मार्केट, जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, तो उसको पता है, अभी कोविड के टाइम पे देखा था ना आपने कि एक कहीं कहीं पे जहाँ बहुत ज़्यादा कोविड केस आ रहे थे, वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का सिलेंडर 35-40 हज़ार में का, तो उनको पता था कि डिमांड इनलास्टिक हो गई है, मतलब चेंज नहीं हो सकती कितना भी अपन प्राइस बढ़ा लो। तो वही है, उनने इतना बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ाने के बाद भी डिमांड चेंज नहीं हो रही थी। और वहीं जहाँ बिल्कुल कोविड के केस नहीं थे, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बिल्कुल कोविड के केस नहीं है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के प्राइस क्या थे, बहुत सस्ते थे, वही 500 रुपये में सिलेंडर में मिल रहा था, मतलब उनको पता था यदि हम प्राइस और बढ़ाएंगे तो बिकेगा ही नहीं सिलेंडर। तो वहाँ पे क्या था, इलास्टिसिटी थी। तो इलास्टिसिटी जहाँ पे है, वहाँ पे वो डिमांड उसकी जो है वो प्राइस में ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ इलास्टिक हुई डिमांड, वहाँ पे आप प्राइस कितना भी बढ़ा सकते हो, सीधी बात, यही याद रखना है आपको। फिर अंडर टेकिंग द पब्लिक यूटिलिटीज़। अब जैसे भाई गवर्नमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, वो यदि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ना हो, क्योंकि उसकी डिमांड तो इनलास्टिक है, मतलब सबको यूज़ करना है, तो उसकी डिमांड जब इनलास्टिक है तो वो पब्लिक अंडरटेकिंग इसीलिए है, क्योंकि यदि वो प्राइवेट फर्म के अंडर जाएगी तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ाएंगे, लेकिन डिमांड इनलास्टिक है तो पब्लिक को बहुत घाटा होगा, कुछ लोग तो जलाना ही बंद कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी कंडीशन आ जाएगी इंडिया में। इसलिए जो इसका डिमांड है वो इनलास्टिक है, तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग आती है, ये गवर्नमेंट के अंडर है। फिर है टैक्सेशन। अब गवर्नमेंट को जैसे पैसे जब ज़्यादा कमाना होता है ना, तो वो क्या करता है कि ये देख लेता है कि ये जो इनलास्टिक चीज़ें हैं ना, उन पर टैक्सेस बढ़ा देता है, द डिमांड इज लेस, जो वो टैक्स बढ़ा देता है गुड्स पर, जो जिनकी जो इनलास्टिक डिमांड होती है, इनलास्टिक डिमांड होती है जो चेंज नहीं होती, जिनकी ज़्यादा डिमांड, तो वो क्या करता है, उन पर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है, तो लोग तो वो चीज़ें खरीदेंगे ही पक्का है, तो वो टैक्स बढ़ा देती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है भाई साहब, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब देख लेगा गवर्नमेंट के जो एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब बाहर जो सामान भेज रही है, उसका सीधी बात है, उसका जो है डिमांड इनलास्टिक हो जाए, मतलब बिल्कुल चेंज ना आए डिमांड में, डिमांड उतनी की उतनी रहे, तो वो क्या करेगा, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी। तो ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड में फ़ायदा लेती है गवर्नमेंट इन इलास्टिक का, ठीक है। फिर है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी इन प्लेंट्री। तो ये है एक एग्रीकल्चर रिलेटेड फिनोमेना, कि भाई जैसे ही देखते हैं ना कि फार्मर का प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, तो फार्मर का जिस साल ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ ना, जैसे अभी लास्ट ईयर वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था एमपी में, तो क्या हुआ था कि तो जो डिमांड थी वो इनलास्टिक हो गई थी, मतलब चेंज नहीं हो रही थी, उतनी की उतनी डिमांड थी। तो क्या हुआ कि जैसी डिमांड अब चेंज नहीं हो रही है,
चेंज नहीं हो रही मतलब डिमांड बढ़ नहीं रही थी, डिमांड कांस्टेंट थी। उन्होंने फिक्स कर दिया कि डिमांड इतनी ही है मार्केट में, तो वो उनको फिक्स रेट मिल रहा था। फिर फार्मर को उसका फ़ायदा नहीं मिला कि ज़्यादा क्रॉप का उसका बम्पर हार्वेस्ट हुई तो उनको ज़्यादा उसका प्राइस मिल जाए, ये हो गया था। फिर इसके बाद है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। तो इनकी तीन मेथड हैं, एक तो टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब आपको मेनली ये याद रखना है टोटल, इसमें अपन क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। ये देखिए आप, एक टेबल दी हुई है, इसमें प्राइस दिए हुए हैं एक कमोडिटी के, और फिर उसके बाद क्वांटिटी दी हुई है कि प्राइस बढ़ने से या घटने से कितना क्वांटिटी पे चेंज आ रहा है। फिर दिया है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना है। तो ये देखिए आप, जैसे जैसे प्राइस जो है कम होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर पे भी देखिए आप क्या चेंज आ रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर पहले 30-45, फिर 60-60 कांस्टेंट हो गया, फिर 50-30 हो गया। तो जैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है ना, आप ये देखिए इधर लास्ट में, जैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है तो इलास्टिसिटी क्या थी पहले, जैसे एक्सपेंडिचर 30 से 45 हुआ बढ़ा तो क्या हो गई, इलास्टिसिटी डिमांड मोर देन 1 हो गई। फिर एक्सपेंडिचर क्या कांस्टेंट हो गया, मतलब एक तरीके से यूनिटरी इलास्टिक हो गया, तो वो क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई, इज इक्वल टू 1 हो गई। फिर जैसे ही घटा, एक्सपेंडिचर कम हुआ, एक्सपेंडिचर कम हो गया तो इलास्टिसिटी डिमांड भी कम हो गई। तो सीधी बात है कि टोटल एक्सपेंडिचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन आएगा, यही पूछ लेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एक्सपेंडिचर के चेंज होने से इलास्टिसिटी डिमांड कैसे चेंज होती है। तो सीधी बात है, एक्सपेंडिचर घटेगा तो इलास्टिसिटी डिमांड घट जाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी डिमांड बढ़ जाएगी। और यदि कांस्टेंट रहा एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट रहेगी, इतना याद रखना। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड, पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब, जो आपने पढ़ा था ना, मूवमेंट इन डिमांड कर, मूवमेंट मतलब जैसे जैसे डिमांड कर्व में अपन ऊपर चले जाते हैं, देखिए आप डिमांड कर्व में ऊपर जाते हैं ना, तो डिमांड क्या है, उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई पे 0 थी, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो गई जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जा रहे हैं। तो पहले आप देखिए इलास्टिसिटी डिमांड 0 थी इधर, फिर जैसे गए तो इलास्टिसिटी डिमांड 1 से कम हो गई, फिर 1 से इक्वल हो गई इलास्टिसिटी डिमांड, फिर इलास्टिसिटी डिमांड और बढ़ गई, फिर इलास्टिसिटी डिमांड इन्फिनिटी हो गई, एक जगह पे जाके इन्फिनिटी हो गई, इंक्रीज होती जा रही है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि इसमें ये सीधी बात है, ये ग्राफ याद रखना है, इसके बेस पे जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको लगा देना है आंसर। फिर इसके बाद एक और है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना है। आर्क इलास्टिक डिमांड में कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा आपसे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वांटिटी डिमांड अपन प्राइस, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको एक बार याद रखना है। फिर फैक्टर डिटरमिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है पहले वीडियो में। जो भी है आपका हैबिट से कैसे चेंज होती है इलास्टिसिटी डिमांड, किसी को भी उसका सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो कैसे चेंज होती है, तो रेंज इन प्राइस के बढ़ने से, तो ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।